Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले कि सबसे पहले मैं आप दोनों लोगों से ये जानना चाहता हूँ, एक एक करके स्थानीय स्तर पर रानू के पास जो इनपुट हो और इंसाइट हो, और राहुल चूंकि दिल्ली में है और लंबे समय से इस पूरे विषय पर न सिर्फ नजर रखे हैं बल्कि किन लोगों की जवाबदेही हो, इसमें कौन से वो असहज करने वाले लेकिन बेहद जरूरी सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए, इसको लेकर लगातार ट्विटर पर दिख रहे हैं। राहुल, उनसे पूछेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले एक दशक से भारतीय स्टेट, जो हमारे देश की सरकार है, वो बिल्कुल एग्रेसिव मोड में नक्सलियों को खत्म करने में लगी हुई है। ऑपरेशन ग्रीन हंट से वो एक सिलसिला शुरू होता है और अभी तक चल रहा है। सरकार बदली है, यूपीए से एनडीए की आई है, लेकिन इस एक विषय को लेकर आक्रामक नीति में कंटिन्यूटी है जो कि होनी भी चाहिए, और इसी वजह से नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। लेकिन इस घटना की फौरी वजह क्या लगती है, क्योंकि बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी बयान सामने आए हैं। कोई कह रहा है कि हमने भी मारा, कोई कह रहा है कि स्पेसिफिक इनपुट नहीं था, कोई कह रहा है कि इनपुट था, कोई कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, कि डूज एंड डोंट्स होते हैं जब इस तरह के ऑपरेशन हो, उसका पालन नहीं किया गया। जब आपने ये देखा मार्च करते हुए कि 2 गांव पूरी तरह से खाली हैं, तो इसने पर्याप्त शक, पर्याप्त संदेह, पर्याप्त अलार्म क्यों नहीं रेज किए? रानू, सबसे पहले मुझे आप बताइए, ग्राउंड पर क्या है स्थिति, क्या वजह रही? देखिए, यदि ग्राउंड की बात करें तो मैंने 2 बार ग्राउंड किया। सबसे पहले तो मुठभेड़ के बाद तुरंत वहां पे पहुंचा। वहां का मंजर काफी खौफनाक था। गांव में 4 अप्रैल को वहां पहुंचे थे? हाँ, मैं 4 अप्रैल को वहां पहुंच गया था और ग्राउंड पे एक तरह से लाशें बिखरी हुई थी गांव के भीतर, लगभग 7 की संख्या में। गांव के ठीक बाहर जो खुला मैदान था जंगल के ठीक किनारे, वहां पे 7 लाशें बिखरी हुई थी। गांव के दूसरे हिस्से में टेकलगुड़ा के, वहां पे भी 2 लाशें थी। पहाड़ियों पर भी लगभग 6 की संख्या में लाशें थी। इस तरह से लगभग 20 जवानों के शव वहां पे बिखरे पड़े हुए थे। जवानों के शरीर से जूते निकाल लिए गए थे, उनके हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, जो अमूमन नक्सली निकाल लिया करते हैं। एक नई चीज वहां पे ये थी, एक जवान के शरीर से पूरी तरह से कपड़े नक्सलियों ने निकाल लिए थे। अमूमन ऐसा होता नहीं, लेकिन वहां पे मैंने देखा कि नक्सलियों ने कपड़े भी निकाल लिए थे। और गांव में एक भी व्यक्ति नहीं था, एक भी ग्रामीण नहीं था, किसी से पूछताछ आप कर सके ऐसी कोई स्थिति नहीं थी वहां पे तत्काल में। जब आप वहां पे रानू पहुंचे तो वहां नक्सलवादी मौजूद थे उस वक्त? उस वक्त वहां पे नहीं थे, लेकिन ये जानकारी मिली कि हमारे पहुंचने से आधे घंटे पहले तक वहां पे जो बटालियन के नक्सली हैं उनकी मौजूदगी थी। उन्होंने वहां पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी गांव में। उन्होंने पूरी तरह से छानबीन की थी अलग अलग इलाकों की, और उसके बाद वे चले गए थे। हमारे पहुंचने के आधे घंटे के बाद फिर बैकअप टीम जो कि जवानों के शव को लेने गई थी, वो वहां पहुंची और हमारे सामने जवानों के शव को उठाया गया वहां से। दोबारा मैं परसों फिर गया हुआ था, जब जवान नक्सलियों के अगवा में था और ये बातें चल रही थी कि अगर कोई मध्यस्थता करे तो शायद नक्सली उस जवान को सकुशल रिहा कर दें। हालांकि नक्सलियों ने अपनी बात रख दी थी कि सरकार की ओर से मध्यस्थता तय होनी चाहिए। तो सरकार ने हमें तो तय नहीं किया था, लेकिन फिर भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है सोनी सोरी, उनके साथ में हम लोग गए हुए थे। उस दौरान हमें ग्रामीण भी मिले वहां पे। तो ग्रामीणों से मैंने जो बातचीत की वहां पे, उसे हमने बस्तर टॉकीज में भी किया है, और जिस चैनल में काम करता हूँ उसमें भी हमने इसको प्रसारित किया इस बात को, कि ग्रामीणों ने बताया कि जब मुठभेड़ शुरू हुई थी उस दौरान वे सभी गांव में ही थे, और जैसे ही फायरिंग शुरू हुई तो वे सभी अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर भाग गए। गांव में भी गोलियां बरस रही थी, घरों में भी गोलियों के निशान हैं जहां पे साफ देखा जा सकता है। उन्होंने जो चीज बताई कि पहाड़ी की तरफ से जवान पहले वापस आए टेकलगुड़ा की ओर, और आधे जवान गांव की ओर घुस गए थे और आधे जवान जो है खुले की ओर चले गए थे। मतलब ये था कि जिसे जिधर जगह मिली मोर्चा लेने के लिए जवान उस ओर भाग गए थे। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे प्रकरण में कि रणनीति में एक बहुत बड़ी चूक हुई थी। दरअसल जिस तरह से हिड़मा को टारगेट करने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, बस्तर आईजी ने जो जानकारी दी थी कि 1800 जवान को उतारा गया है, और टारगेट सिर्फ इसमें हिड़मा ही था।
और मुझे लगता है कि हिडमा के बिहार में ये तैयारी काफी पूरी नहीं थी, कहीं ना कहीं चूक थी। और मुझे ऐसा लगता है कि हिडमा ने इन्हें ललचाया, और ये हिडमा को टारगेट करने जरूर गए थे, लेकिन ये उनकी बटालियन की नजर में शुरू से आ गए थे, और इसीलिए हिडमा ने अपनी बटालियन के माध्यम से बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत इन्हें फंसाया। वजह यह है कि हिडमा को पता था कि जब ये टीम वापस लौट रही है तो कहाँ तक पहुंचेगी, टेकलगुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, जब वहां पर इनके ऊपर फायर खोला जाएगा अचानक, तब इन्हें अपने लिए मोर्चा लेने के लिए जो जगह ढूंढना होगा वो कितना कठिन होगा। या तो एक खुले की ओर जाएंगे या तो टेकलगुड़ा गांव में जाएंगे, और उसकी तैयारी उन्होंने पहले से की थी। फायरिंग शुरू हुई, गांव वाले तो अमूमन वहां के अभ्यस्त होते हैं इसके, कि जब भी मुठभेड़ हो या फायरिंग हो तो भाग जाते हैं गांव छोड़कर। तत्काल जैसे फायरिंग हुई और जवान ठीक उसी तरह से जो रणनीति थी नक्सलियों की, वो भागकर गांव की तरफ आए और मोर्चा लेने की कोशिश की। गांव में भी पहले से नक्सली मौजूद थे जिन्होंने उन्हें गांव में भी हिट किया। दूसरी ओर जो खुला इलाका था, उस ओर भी पता था कि जब वहां से पहाड़ी के किनारे से इस तरफ भाग कर आएंगे तो खुले ओर भी मिलेंगे। छोटे झाड़ के जंगल भी थे, वहां से नक्सलियों ने भी उन्हें हिट किया, तो इसलिए एक बड़ा नुकसान हुआ। बस्तर आईजी ने इस बात का जिक्र जरूर किया था कि 9 से ज्यादा नक्सलियों को हमने मार गिराया है। जो घायल जवान, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि मैंने 2 को मारा, मैंने 3 को मारा। सबने अलग अलग आंकड़े दिए। यदि उन आंकड़ों को मिलाया जाए तो 30 से 35 की संख्या हो जाती है नक्सलियों की। लेकिन हकीकत ये थी कि नक्सलियों के इस पूरे, इन्होंने जवानों को चारा बनाया था और फंसा लिया था, और नक्सलियों को बेहद ही कम नुकसान हुआ है। उन्होंने अपने पत्र में भी इस बात का जिक्र किया कि 4 से 5 नक्सली उनके मारे गए थे और उन्हें नुकसान कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है कि सच्चाई और निकल कर आई है कि जिस तरह से बस्तर आईजी ने कहा कि ट्रैक्टर में भरकर शवों को ले जाया गया, तो एक सबसे खास बात यह है कि पहाड़ी पे जिन 6 जवानों के शव एक साथ मिले हैं, उस पर लोगों को यह संदेह था कि पहाड़ी पर जवानों के शव एक साथ कैसे पड़े हुए, मतलब एक जवान के ऊपर दूसरे जवान का शव रखा हुआ है। दरअसल ये हुआ हड़बड़ी में, जब नक्सली जो मारे गए थे, नक्सली अपने साथियों के शव और घायल नक्सलियों को ले जाने के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था किया था उन्होंने। इस पे भी सच्चाई है, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में जवानों के शव को भी ट्रैक्टर में लोड कर लिया। और जब लोड करने के बाद उन्होंने देखा ये तो जवान है, हमारे नक्सली नहीं है, तो उन्होंने फिर उन्हें एक स्थान पर उतार दिया ट्रैक्टर की ट्राली से। इसलिए वो 6 जवानों के शव वहां पे पड़े हुए थे, बाकी जवानों के शव अलग अलग बिखरे हुए थे। इस पूरे मुठभेड़ में मुझे जो बात समझ में आई, 2-3 चीजें। पहली चीज तो ये कि ये जो रणनीति है कहीं ना कहीं फेल हुई। हिडमा को टारगेट करने के लिए और भी पुख्ता रणनीति होनी चाहिए थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्राउंड पे जो डीआरजी की टीम लड़ती है, जो सीआरपीएफ की जो टीम लड़ती है, मुझे लगता है कि प्लानिंग में उनसे बहुत ज्यादा फीडबैक नहीं लिया गया था कि ग्राउंड में किस तरह की समस्या आती है, किस तरह से यदि आप फंस जाए तो बैकअप लेके क्या करना चाहिए। बैकअप के समय, इससे पहले भी पिछले साल मिनपा में जिस तरह से मुठभेड़ हुआ था, मिनपा के दौरान भी यदि आपने उस पर सर्च किया होगा तो आपको ये बात पता चलेगी कि वहां भी बटालियन को ही हिट करने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स उतारा गया था, और बटालियन ने उन्हें फिर से अपने चंगुल में फंसा लिया था। स्थिति ये हो गई थी ठीक इसी तरह से कि जवानों के शव को निकालना एक बड़ी चुनौती हो गई थी, क्योंकि वे फंस चुके थे बुरी तरह। और वहां पे बैकअप टीम में सीआरपीएफ कोबरा, जिस पर बहुत बड़े आरोप लगे कि 500 मीटर दूरी पे बैठी हुई थी, लेकिन उन्होंने बैकअप नहीं दिया। और सीआरपीएफ को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र भी लिखा था केंद्र को उस दौरान। तो ये भी बातें आई थी। तो बैकअप को लेकर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, ये किसी भी ऑपरेशन का एक अहम मुद्दा होता है, अहम मसला होता है कि अगर आप मान लीजिए फंस जाए तो आपको बैकअप की तरह से दिया जाए तुरंत। और उसमें भी इस रणनीति में फेल हुआ। और यही वजह है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद, बैकअप की बात आप छोड़ दीजिए, आपके जवान जो शहीद हो गए उनके शव को आप रिकवर करने में आपको इतनी बड़ी मशक्कत, एक बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ता है। इस तरह की थी और भी चूके हैं जिस तरह से गांव वालों को भरोसे पे आज तक लिया नहीं जा सका है। दूसरी बात, हम आएंगे रानू, उस विषय पर आएंगे। राहुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, रानू ने जिस चीज का जिक्र किया, टैक्टिकल एरर क्या नजर आ रही है इस पूरे ऑपरेशन में? फिर हम ओवरऑल नक्सल के खात्मे को लेके अप्रोच पे बात करेंगे, पर फिलहाल इस ऑपरेशन पे मैं बात करना चाहता हूँ जो 3 अप्रैल को हुआ। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब भी आप किसी चीज से सबक लेना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि वी विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, हम अपनी गलतियों से सबक लेंगे। पर दुर्भाग्यवश छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों से जो हो रहा है, इस तरह के कई बार एनकाउंटर हो चुके हैं, एम्बुश हो चुके हैं, जैसे रानू ने भी जिक्र किया। और हमेशा ऐसा पाया जाता है कि नक्सली फोर्सेस पे कई बार हावी हो जाते हैं, बड़ी संख्या में
सुरक्षा बल जो है उनकी मौत हो जाती है। जैसे 2010 में ताड़मेटला वाला जो इंसिडेंट है अप्रैल 2010 में, उसमें 76 सुरक्षाकर्मी मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली ये बात है कि इसके बाद किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन या पोस्टमार्टम या अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती। और जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, जाहिर सी बात है कि ऐसे बॉडी बैग्स आपको हर जगह चले जाते हैं उसके, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते। अब इसी प्रकरण को हम देखें तो सबसे पहले एक पत्रकार की दृष्टि से जो इस एरिया से काफी काम कर चुका, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से या उन लोगों से जिन्होंने इस ऑपरेशन को प्लान किया। सबसे पहले ये बात है कि आप कई बार आपने कहा कि ये एक स्पेसिफिक इनपुट्स पे, इंटेलिजेंस इनपुट्स पे हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ठीक है, आपने ऑपरेशन लॉन्च किया, आपको ये पता चला, जैसे सीआरपीएफ के डीजी ने भी अब इस बात को माना है कि उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट इस बात का था कि माडवी हिडमा जो है कुख्यात नक्सली कमांडर, बड़ी संख्या में अपने गुरिल्ला फाइटर्स के साथ एक गांव में मौजूद है। ठीक है, आप उसके अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, तो जैसे ही सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचते हैं वो ये पाते हैं कि वहां पर जो लोकेशन उन्हें दी गई थी उस लोकेशन पर कुछ नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर यहीं से शुरू हो जाता है। उसके बाद जब आप वहां से वापस लौटते हैं अपने अपने कैंप शेखों की तरह, तो मैंने कई इंटरव्यू देखे जिसमें सीआरपीएफ के अधिकारी ये कह रहे हैं कि उन्हें ड्रोन से लगातार विजुअल मिल रहे थे कि नक्सली उन्हें चारों तरफ से घेर रहे हैं। अगर नक्सली उन्हें चारों तरफ से घेर रहे हैं तो इस बात की कोशिश क्यों नहीं की गई कि उनको आउटफ्लैंक किया जाए, जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर में होता है कि अगर वो आपके खिलाफ घेरा बना रहे तो आप उनके खिलाफ घेरा बनाए। इस तरह की कोई रणनीति क्यों नहीं की गई? और छोटे छोटे साइन जैसे रानू वगैरह 2 गांव आपको खाली मिल गए। मैंने अपने विजडम में कई बार पाया है कि जब छोटी छोटी अनयूजुअल बिहेवियर लोकल पॉपुलेशन का है, अगर उस पर नजर रखते हैं तो कई बार बड़ी घटना होने से बच जाती है। इस घटनाक्रम में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले। जब आपको अनयूजुअल बिहेवियर लगा कि 2 गांव खाली है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये नक्सलियों का बड़ा ट्रैप है। तो लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भी आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। आप ये झूठ बोल रहे हैं कि इसमें कोई ऑपरेशन फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा और उसके बाद अब हमने बातचीत जारी रख सकते हैं। मैं सीआरपीएफ डीजी का साक्षात्कार देख रहा था, उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है, कई सारी एजेंसीज को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो ऑपरेशन फेलियर नहीं था, इसमें 23 नक्सली जो है वो भी मारे गए। सबसे पहली बात है, इस बात के कोई सबूत नहीं है कि 23 नक्सली मारे गए। नक्सलियों ने सिर्फ 4 लोगों के मरने को एक्नॉलेज किया है और घटनास्थल से सिर्फ एक नक्सली महिला गुरिल्ला की लाश मिली है। चलिए एजम्पशन के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि 23 लोग उनके भी मारे गए, पर ये 1:1 का रेशियो हो जाता है। मतलब हर नक्सली के बदले उन्होंने आपका एक आदमी मार दिया। तो वर्ल्ड वाइड काउंटर इंसर्जेंसी में जब आप करते हैं तो उसका रेशियो होता है 8:1 कि 8 इंसर्जेंट्स को अगर आपने मार दिया और उसके बदले अगर आपका एक जवान, एक सोल्जर मारा जाता है तो ये एक्सेप्टेबल नॉर्म है। खासकर ऐसी घटना पे जब आप ये स्पेसिफिकली कहते हैं कि हम उनके पीछे गए थे, पर इसमें तो ये पता चला कि वो आप उनके पीछे नहीं गए थे, वो आपके पीछे गए थे। और ये जैसे रानू ने भी कहा, ये हमेशा के लिए जाल थे और इसमें ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है। कोबरा जो फोर्सेस हैं तो इसी तरह की वॉरफेयर के लिए ट्रेन की गई। लेकिन रानू ने भी जिस बात की तरफ इशारा किया उस बात को रख के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि जो लोकल कमांडर हैं, जो लोकल ऑफिसर हैं, जो वहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको आप मालूम है कि आदिवासियों का उठना बैठना क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं, नक्सली कैसे काम करते हैं। जब आप बाहर से अधिकारी आते हैं तो उनका कोई भी इनपुट नहीं लिया जाता। ये वहां मेरी लगातार सीआरपीएफ के लोगों से बात होती है, लोकल कमांडर से बात होती है, इनके दिल में इस बात को लेकर बड़ी ठेस है कि हमको कोई इनपुट नहीं लिया जाता। और चूंकि अधिकारी जो प्लान करता है वो सीनियर होता है तो उसके खिलाफ वो कभी कुछ बोल नहीं पाता। एक व्यक्ति का बार बार जिक्र आ रहा है, एक नक्सलवादी का, आतंकवादी का, जिसका नाम है माडवी हिडमा। माडवी हिडमा है क्या? मतलब मिथ है, रियलिटी है? कितनी तस्वीरें, कितना इंटेलिजेंस, उसकी एज, उसकी लोकेशन, वो किन किन हमलों में शामिल रहा है? राहुल जी और रानू, मैं इस पे थोड़ा आप लोगों को जानना चाहता हूँ कि लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की। आप लोग बार बार एक बटालियन का जिक्र कर रहे हैं, उस बटालियन की क्या हिस्ट्री है माओवादियों के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, माडवी हिडमा एक बहुत ही कुख्यात कमांडर है। वो
जो पीएलजे की 1 बटालियन है, पीएलजे माने सीपीएम माओवादी की जो मिलिट्री बटालियन है, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, उसकी बटालियन नंबर 1 है, उसका कमांडर है। तो मुझे इस बात से भी कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर बाद में इस बात का खुलासा होगा कि हिडमा दरअसल एक आदमी, हिडमा बहुत आदमी है, लेकिन पीएलजे बटालियन 1 का जो मेन कमांडर है वो हिडमा है। लेकिन फिलहाल इसी बात का आकलन ये लगाया जा रहा है कि माड़वी हिडमा एक ही आदमी है जो लगातार बीजापुर में पुलिस प्रशासन को टीज कर रहा है, कभी फोन करता है, कभी कुछ करता है कि आओ मेरे स्ट्रॉन्ग होल्ड में आओ, अगर हिम्मत है तो मेरे स्ट्रॉन्ग होल्ड में आओ। ओके, रानू, इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे हिडमा वाले में? सर की बात तो मैं सुन रहा था और सर तो मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं और बहुत ज्यादा, लेकिन एक बात पे मैं एक और नई जानकारी देना चाहूंगा यहाँ पे। राहुल सर भी जानते होंगे, जगदलपुर में एक सरेंडर्ड नक्सली है बदरन्ना। राहुल सर, आप जानते हैं ना बदरन्ना को? हाँ, मैं मिल चुका हूँ। बदरन्ना दरअसल वो इस बात की पुष्टि करता है। उस दिन मेरी उससे बात हो रही थी, कल बस्तर टॉकीज में उसको लेकर भी आप एक एपिसोड देखेंगे, उससे मैं बातचीत करने वाला हूँ। बदरन्ना ने ही हिडमा को संगठन में भर्ती किया था जब उसकी उम्र 16 वर्ष थी। पुअर्ती का रहने वाला है माड़वी हिडमा, और बदरन्ना उस समय उस एरिया का कमांडर हुआ करता था। मेरी बदरन्ना से इस मुठभेड़ को लेकर और तमाम चीजों को लेकर बातचीत हुई, तो उसने बताया कि सन 90s के दौर पर, हालांकि उसे भी सन याद नहीं है, तरवेम में उसने इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था जिसमें 17 जवानों की मौत हुई थी। उसने भी बताया कि उसकी टीम को भी इसी तरह पुलिस वालों ने घेरने की कोशिश की थी, जिसकी जानकारी उसे मिली थी, और उन्होंने उसे ट्रैप कर लिया था पहले ही। और जैसे ही टीम उनके दायरे में पहुंची थी, उन्हें एक बड़ा ब्लास्ट किया था, 17 जवान उसमें शहीद हुए थे। उस दौरान मैंने बदरन्ना से यह भी सवाल किया कि माड़वी हिडमा को लेकर क्या कहेंगे, तो उन्होंने बताया कि जब वो उस तरफ उस एरिया के कमांडर हुआ करते थे, 16 वर्ष की उम्र थी हिडमा की, तब उन्होंने ही हिडमा को संगठन में भर्ती किया था। यहाँ तक कि बदरन्ना ने, राहुल सर आपको अपने विस्तार से यदि चर्चा की होगी तो, पापा राव जो कि आज संगठन का बहुत बड़ा नाम है, पापा राव की भर्ती भी बदरन्ना ने ही की थी संगठन में, बदरन्ना के अनुसार। और रमन्ना ने बदरन्ना की भर्ती की संगठन में। तो उसने बताया कि हिडमा जो है ये कोई मिथ नहीं है, पद नहीं, जिस तरह से गुटसा उचंडी है कि पहले ना नक्सली था लेकिन अब वो एक पद नाम हो चुका है, लेकिन हिडमा अभी भी जीवित है, बलिष्ठ है, बहुत ताकतवर है। उसको लेकर तमाम तरह की अफवाहें जरूर उड़ रही हैं कि हिडमा फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है, कंप्यूटर का जानकार है। इतना तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि लड़ने वाले नक्सलियों में बहुत मजबूत हिडमा एक कमांडर है। उसके दलम के साथ जो लोग रहते हैं, उसकी टीम के साथ, वो सभी मिलिट्री की तरह ही तैयार रहते हैं, ट्रेन रहते हैं, मतलब किसी भी हद तक गुजर जाने की क्षमता उनके अंदर रहती है, उनको ट्रेन किया जाता है। मैं उन्हें महिमा मंडित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जवानों से लूटे हुए बुलेट प्रूफ जैकेट वो सारे हिडमा के बटालियन के लोगों के पास होते हैं, यूवीसीएल और सारे ऑटोमेटिक वेपन्स, मतलब उनके पास में भरमार 303 जैसे हथियार भी नहीं होते, सबके पास में इंसास और AK-47 इसी स्तर के हथियार होते हैं, LMG होती है, और बुलेट प्रूफ जैकेट, सभी मिलिट्री वाले शूज जो जवानों से लूटा करते हैं वो शूज पहने होते हैं। तो इतनी मजबूत होती है टीम, और इनकी तैयारियां इतनी ज्यादा मजबूत होती हैं कि किसी भी ऑपरेशन को जब भी इन्होंने अंजाम दिया है तो उस ऑपरेशन में बहुत बड़ा नुकसान जवानों को उठाना पड़ा है। और बार बार ये सवाल उठाया है कि आखिर जब हिडमा को टारगेट करना होता है, यहाँ तक कि पुअर्ती का जो इलाका है, पुअर्ती का वो इलाका ही ऐसा है जो हिडमा का इलाका है, जिस ओर अगर फोर्स जाती है तो उन्हें एक नुकसान उठाकर ही लौटना पड़ता है। इससे पहले के जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो इस बात की गवाही भी करते हैं कि उस इलाके में जब फोर्स घुसती है तो एक बड़ा मुठभेड़ होता है नक्सलियों के साथ में। तो ठीक इसी तरह से हिडमा एक बहुत मजबूत नक्सली है। और सबसे खास बात यह कि जब मैं टेकलगुड़ा में ग्रामीणों से पूछ रहा था, टेकलगुड़ा से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर हिडमा का गांव है पुअर्ती, और जहां पहुंच पाना काफी मुश्किल है। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, हमने हिडमा का नाम सुना है, लेकिन अब वो डर के मारे या कैमरे के सामने बोलना नहीं चाह रहे थे या खुलासा नहीं करना चाह रहे थे। हर किसी ने ये कहा कि हमने हिडमा को देखा नहीं है आज तक, हमने हिडमा का नाम सुना है केवल, और हिडमा इस इलाके का एक बड़ा कुख्यात नक्सली है। तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि हिडमा मिथ नहीं है या कोई पद नहीं है, जीवित व्यक्ति है, काफी बलिष्ठ है और बहुत मजबूत है संगठन। अच्छा, टेकलगुड़ा में दरअसल सौरभ, जैसे रानू ने बताया, हिडमा वर्ती का रहने वाला है, और ये जो टेकलगुड़ा गांव है, इसी गांव से उसकी शादी हो रखी है। इस गांव में उसके इन-लॉज जो हैं इसी गांव में रहते हैं, टेकलागुड़ा में। और
ये वो इलाका है जहां पर काफी समर्थन हासिल है, चूंकि लोकल लड़का है और आसपास उनकी सुरक्षा करता है, एक तरह से रॉबिनहुड जैसी छवि है माडवी हिडमा की इस एरिया में। ओके, तीसरी चीज जिसपे मैं आप लोगों का इनपुट जानना चाहूंगा वो ये है कि हमने कई मीडिया रप्टों में पढ़ा कि ये जो जनवरी फरवरी से लेके अप्रैल मई तक का समय होता है, ये उनकी तरफ से काउंटर ऑफेंसिव का समय होता है और तमाम बड़ी घटनाओं का एक ब्यौरा दिया जाता है, एक सिलसिला बताया जाता है। दूसरी तरफ जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं और जो स्टेट की फोर्सेस उनके साथ हैं इस नक्सल ऑपरेशन में, वो नए एरिया में घुसने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि कई दर्शकों को ये जानकर अचरज हो, ये जब मैं अपने 2-3 दफा का जो मेरा दंतेवाड़ा का दौरा है उसमें मुझे पता भी चला कि अभी भी दंडका का एक बड़ा इलाका ऐसा है जिसकी मैपिंग नहीं कर पाए हम एज एन इंडियन स्टेट। हमें नहीं पता है कि उन जंगलों में रिहाइश कहाँ पर है, वाटर बॉडीज कौन सी हैं और बाकी सारी चीजें जो हम सर्वे की बात करें तो इन्होंने किस एरिया में डोमिनेंस की कोशिश की, क्योंकि जब सरकारें अपना पक्ष रख रही हैं तो कह रही हैं कि हमने देखिए वहां थाना खोला, सड़क बनाई, इन सब चीजों से नक्सली असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इस पर थोड़ा सा मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगा। देखिए, ये बड़ा विशेष सर्कल है। सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि नक्सलियों की एंट्री इस एरिया में कब होती है जी। नक्सलियों की एंट्री इस एरिया में जून 1980 में होती है, जब पीडब्ल्यूजी के संस्थापक, पीपुल्स वॉर ग्रुप के संस्थापक कोंडापल्ली सीतारामैया के जहन में ये आइडिया आता है कि गुरिल्ला पद्धति के अनुसार एक रियर बेस माओइस्ट गुरिल्लास के पास होना चाहिए। जब आंध्रा में, जो तब आंध्रा था, तेलंगाना नहीं था, अगर वहां पर स्टेट रिप्रेशन होता है, मतलब उनके खिलाफ ऑपरेशन होते हैं, तो उनको कम से कम एक ऐसी जगह, एक ऐसा सेफ सेंचुरी मिलनी चाहिए जहां पर उनके माओवादी गुरिल्ले छिप जाए। तो उस दृष्टि से 5-7 टीम जो है उस वक्त, जिसे आज हम दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी के नाम से जानते हैं, माओवादी उसे कहते हैं, तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग टीम्स गई और धीरे धीरे उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड वहां जमाया। अब ये उस जमाने की बात है जब इस इलाके के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम था और बिल्कुल किसी भी तरह का डेवलपमेंट, किसी भी तरह का विकास इस एरिया में नहीं था। और स्टेट क्या होता है, इंडियन स्टेट क्या होता है, नेहरूवियन 5 ईयर पॉलिसी क्या होती है, इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं। फैक्ट्रियां थी, माइंस थी, लेकिन उसका किसी भी तरह का फायदा जो है वहां के लोकल आदिवासी को नहीं मिलता था। तो ऐसे में अपनी पैठ जो है धीरे धीरे माओवादी गुरिल्लों ने अपनी बनाई। वहां पर जो टिपिकली स्टेट के पहला रिप्रेजेंटेशनल फोर्स होता है वो थोड़ा क्रूअल होता है, वो थोड़ा क्रूर होता है। मतलब एक दारोगा है कहीं, या उस जमाने में एक चीज होती थी पुलिस पटेल, जो अंग्रेजों के जमाने से पुलिस पटेल, मतलब वो जो नॉर्मली सीआईडी टाइप का आदमी है जो उस पर नजर रखता है, उस तरह का आदमी है। या फॉरेस्ट ऑफिसर को पेटी फॉरेस्ट ऑफिसर है जो आदिवासियों की कई तरह से प्रताड़ना करता था। तो उनको उनसे आदिवासियों को बचाते हुए धीरे धीरे वो लोग पॉपुलर हो गए। पहले जब वो माओवादियों को देखते थे आदिवासी, कि मैंने उस वक्त जो सेंट्रल कमेटी के जो बड़े शीर्ष नेता माओवादी उस वक्त गए, उनसे मैंने काफी लंबी बातचीत की है इस बारे में। तो उस वक्त जब वो जाते थे तो आदिवासी उनसे डर के दूर भाग जाते थे, उनको लगता था ये डकैत है। पर धीरे धीरे वहां से इन्होंने धीरे धीरे अपना शुरू किया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रिड की क्या सोच है, यहाँ पर स्टेट की क्या सोच है। लेकिन ये जो सलवाजुडम वाला मामला है, जिसमें आपने सिविलियंस को, छोटे लड़कों को एक बंदूक थमा दी, उसको थोड़े पैसे थमा दिए और उनको माओवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा, इसने माओवाद के विस्तार में बहुत अहम भूमिका निभाई। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर आप सिक्योरिटी ग्रिड के लोगों से बात करेंगे तो वो नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन जो सीआरपीएफ के अधिकारी, जो पुलिस के अधिकारी ग्राउंड पे वहां काम करते हैं, अगर आप उनसे कभी पूछिएगा तो वो इस बात की पुष्टि करेंगे कि सलवाजुडम में एक बड़ा फैक्टर है जिससे इतनी एट्रोसिटीज वहां बढ़ी कि उनका जो लॉयल्टी है वो माओवादियों के प्रति स्ट्रेंथन हो गया। इनफैक्ट जो पहली रिपोर्ट थी कि ये कोई बड़ा हादसा हो सकता है और बड़ी
मुश्किल खड़ी कर सकता है ये पूरा मूवमेंट सरकार के लिए। इसकी पहली रिपोर्ट सीआरपीएफ के एक अधिकारी ने उस वक्त गृह मंत्रालय को भेजी थी, पर उस पर कुछ हल सोच हुई नहीं। तो धीरे धीरे अब आज की स्थिति ये है कि जैसे मैंने कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में भी कहा कि माओवादी संगठन अब काफी सिकुड़ चुका है। ये जो पूरा इलाका है जिसमें रानू अभी गए हैं, काफी जगहों पर सड़क बन गई है, मोटरेबल रोड है, जैसे दोरनापाल से जगरगुंडा की तरफ सड़क बन गई है। जगरगुंडा यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पोवर्ती जो है जगरगुंडा थाना क्षेत्र में पड़ता है, जो माड़वी हिड़मा का गांव है। और पूरी जो इनकी फोर्स जो है ये सुकमा बीजापुर तक सीमित है। इनफैक्ट तेलंगाना स्टेट कमेटी जो है सीपीएम हाउस की, वो भी इसी एरिया में है, वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ये बात सच है कि हम इंडियन स्टेट जो है माओवादियों के खिलाफ जो जंग है वो जीत रहा है, पर मेरी छोटी सी अर्ज ये है कि इसको जीतने के लिए इतने लोगों का बलिदान देना जरूरी नहीं है। ये सेंसलेस है। जब सीआरपीएफ या किसी भी कोई भी सुरक्षा कर्मी इस एरिया में जाता है तो वो ये मान के चलता है कि उसकी मौत हो सकती है, ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, वो मरने के लिए तैयार है। अगर कोई बड़ा ऑपरेशन हो, एनकाउंटर हो, आमने सामने की लड़ाई हो, उसमें सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, तो ये इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। ये उनकी ड्यूटी है और उसके लिए पूरा देश उनके लिए कृतज्ञ रहेगा। लेकिन ऐसे सेंसलेसली मरना, डाइंग फॉर नथिंग, इससे बड़ा दुख होता है, इससे बड़ी पीड़ा पहुंचती है मन को, जो बड़ी आसानी से ठीक हो सकता है। ओके, रानू आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? मैं ये बताना चाह रहा था कि आपने एक सवाल किया कि बस्तर का अभी भी एक दंडकारण्य का एक इलाका है जिसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। तो इलाका दरअसल अबुझमाड़ का अभी भी सर्वे नहीं हो पाया है। वहाँ के गांव की लोकेशन, बहुत सारी जानकारियां सरकार के पास नहीं। यहाँ ये बात जरूर है कि अब सरकार इस कोशिश में है कि अबुझमाड़ का भी सर्वे किया जा सके, लेकिन वो शुरुआत हुई है, लेकिन वो पता नहीं अंजाम तक पहुंच पाएगा नहीं। वजह यह है कि उस इलाके में भी माओवादियों की बहुत मजबूत पैठ है। दूसरा जो इलाका आपने कहा कि जो फोर्स कहती है कि हम किन इलाकों तक घुस गए हैं, तो जो माड़वी हिड़मा का जो इलाका है, जो बटालियन नंबर 1 का जो इलाका है, उस इलाके को एक स्क्वायर की तरह से घेरने की कोशिश जरूर की गई, जो कि सुकमा जिले का है। आपको मैं यदि नक्शे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि दोरनापाल से जगरगुंडा जो रोड जाती है, तो उस पूरे रास्ते को पूरा कैंप से भर दिया गया है, वहां तक सड़क बना दी गई है जगरगुंडा तक। और ठीक अगर आप दोरनापाल से कोंटा की ओर आगे बढ़ेंगे और इंजरम के पास से फिर भेजी के अंदर घुसेंगे, तो इंजरम से भेजी तक का इलाका भी सड़क बनाने की कवायद पूरी हो गई है लगभग। अब भेजी से जगरगुंडा को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि एक पूरा स्क्वायर कैंपों के बीच में और सड़कों के जाल के बीच में आ जाए। और ऐसा मानना भी हमेशा कहा जाता है कि सड़कों से विकास आता है, तो सरकार को भी उम्मीद है कि जब पूरे इस सड़क से एक स्क्वायर बना दिया जाएगा, वो इलाका कम से कम बटालियन के कब्जे से मुक्त हो जाएगा। और वहीं ये जो बासागुड़ा से जो एक कवायद की जा रही है, बासागुड़ा से जगरगुंडा को जोड़ने की, तो ये अगर सड़क बन जाएगी तो सड़क में आवाजाही बढ़ेगी। जिस तरह से किसी समय में ये हुआ करता था कि सुकमा से कोंटा जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन आप रात को 1 बजे जब सुकमा से कोंटा जा सकते हैं, सड़कें बहुत शानदार बन गई, सड़क बन गई है, तो आवाजाही लगातार हो रही है, जिससे माओवादियों को सड़क क्रॉस करने में तकलीफ होती है। हालांकि अभी भी वो लगातार जब उनको क्रॉस करना होता है तो बीच में बैनर पोस्टर बांध के रात में डराने का काम कर लेते हैं और उनको आराम से आवाजाही कर लेते हैं, लेकिन उन्हें तकलीफ तो बड़ी है, इस बात से उन्हें पार करने में तकलीफ हुई है। और यही चीज है कि इस इलाके में फोर्स ने घुसपैठ बनाई है और इसका खामियाजा भी है कहीं ना कहीं। ये जो तर्रेमपुर और नया कैंप लगाने की एक कोशिश है कि इस रोड को बासागुड़ा से जगरगुंडा तक जोड़ दिया जाए, जो बहुत लंबे वर्षों से बंद पड़ी सड़क है। मैं अभी जब परसों जा रहा था तो मैं जगरगुंडा से बासागुड़ा की सड़क पे मैं देख रहा था, उस सड़क में पता नहीं कितने लंबे समय से आवाजाही बंद हो गई है, पेड़ों सड़कों पे पेड़ उग गए हैं, उसके बावजूद भी नक्सलियों ने वहाँ स्पाइक्स के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे दूर दूर तक खोदे गए हैं। इतनी मेहनत की है ताकि उस सड़क को कतई निर्माण ना किया जाए। उन्हें भी पता है यदि इस रोड से आवाजाही शुरू हो गई तो कहीं ना कहीं वहां भी उनकी जो पैठ है वो कमजोर हो जाएगी। तो अबुझमाड़ इलाका है जो आपने पूछा, जिसकी सर्वे नहीं हुई है, जिसका सर्वे करना है, शुरुआत हुई है, पता नहीं अंजाम तक पहुंचेगी कि नहीं। और वो इलाका जहाँ जवानों की घुसपैठ है, तो वो माड़वी हिड़मा का जो इलाका है, वहां ये कोशिश और ये कवायद जारी है। क्या कुछ हद तक सफलता मिली है?